जी सर। Okay, so today we are going to discuss about the uses of encryption, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन। बेटे, हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर की जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, जहाँ हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। लाइक सपोज आई एम अ टीचर, तो मेरे जितने भी नोट्स होंगे, मेरे वीडियो लेसन्स होंगे, मेरी पिक्स होंगी, वो सारा का सारा डेटा जो है वो मेरा कहाँ स्टोर होगा? बेटे, हार्ड डिस्क में। अब मैं उस अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहता हूँ, ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना आ जाए, बाकी कोई इशू ना आ जाए। तो उसके लिए बेटे क्या है कि मुझे उसको सिक्योर करना पड़ेगा डाटा को। तो मैं डाटा के ऊपर क्या अप्लाई कर देता हूँ, या हार्ड डिस्क के ऊपर इंक्रिप्शन, कि अगर किसी के पास मेरा डेटा पहुंच भी पाया है तो वो ओपन ना कर पाए। अगर ओपन भी कर ले तो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, मैं उसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अपने पूरे के पूरे डेटा के ऊपर। तो दिस इज नाउन एज हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन। They say when the file is created, written on the disk, it is automatically encrypted. Nowadays बेटे ऑटोमेटिकली होता है, और जब हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। सेम होल्ड डिस्क जो है वो सारे के सारे इनक्रिप्ट हो सकती है, या ताकि कोई भी हमारी डिस्क को क्या ना कर सके बेटा, स्टोल ना कर सके, या जो है वो अनअटेंडेड जो है वो हमारी अगर रह भी गई है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। की नीड टू बी सिक्योर, जैसे बेटे हमने डिफरेंट तरह के पासवर्ड, डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजीज, आजकल हम बायोमेट्रिक का यूज करके अपना जो है वो हार्ड डिस्क को क्या कर रहे होते हैं? सिक्योर कर रहे होते हैं। Data can be permanently lost if the encryption disk crash or the operating system get corrupted। वही बेटा कि अगर कोई हैकर है वो अटैक करके मेरे किसी और उस एल्गोरिथम को यूज करके अगर डाटा तक एक्सेस भी कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली डाटा सारा का सारा यहाँ तो लॉस हो जाएगा, या फिर बेटा उसकी जो विंडो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी। ये बेटा डन है। जी सर। सेम फॉर द ईमेल इंक्रिप्शन। ईमेल्स जो हम एक दूसरे को कर रहे होते हैं, या जैसे मैंने आपको लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें एग्जांपल दी थी, कि व्हाट्सएप पे जब हम किसी को भी फर्स्ट टाइम मैसेज करने लगते हैं तो ऊपर व्हाट्सएप की तरफ से आता है कि हमारा जो यहाँ पे अकाउंट है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। यानी कि हम दोनों जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे वो किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। सेम बेटा यहाँ पे हम जो ईमेल्स करते हैं वो किस देखो यूज किसको करती है? हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को, कि जो यूजर ने सेंड किया है उसका उसके पास हमारा क्या होता है बेटा? ईमेल आईडी होता है। और सेम हमारी अपनी ईमेल आईडी में हमारी एक प्राइवेट की भी लगी होती है, भी उस ईमेल को ओपन कर सकते हैं। अन डिवाइस पे ओपन ना हो, कोई हैकर अटैक करके भी हमारी जो है वो उस ईमेल को या उस स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता होता। डन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए होते हैं। वो बेटा डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? वो एट द रेट ऑफ जो बैकएंड पे होता है, एट द रेट ऑफ gmail.com, एट द रेट ऑफ ला, उसमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है कि ये जिस सर्वर से आया है और जिस सर्वर तक जा रहा है उन दोनों का डेटा। डन। जी सर। सेम बेटा जो भी हम ईमेल करते हैं ना सिर्फ वो इनक्रिप्ट होती हैं, बल्कि उनके साथ अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो अटैच की है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इनक्रिप्ट हो जाती होती है। और बेटा अगर ईमेल जो है वो किसी तरह हैकर के पास पहुंच भी जाए तो उसके पास वो जो डेटा है वो इस फॉर्म में होगा कि वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा, डाउनलोड करेगा तो फिर बेटा उसके लिए वो मसला होगा। तो बेटा कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि इनक्रिप्टेड इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है वो हमें ईमेल के ऊपर लाजमी ऐड करना चाहिए। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अगर हैकर ने हमारे पास हमारे ऊपर अटैक किया है बाय द यूज ऑफ ईमेल, तो हमारी ईमेल खुद ब खुद बता रही होगी कि ये कोई स्पैम है, ये कोई ऐसा अथेंटिक जो है वो ईमेल आईडी नहीं है। अगर हम उसे ओपन भी कर लेंगे तो जब तक हम उस स्पेसिफिक लिंक को क्लिक ना करें, या उसके स्पेसिफिक जो उसने हमें डॉक्यूमेंट भेजे है उसको डाउनलोड ना करें, वो तब तक हमारा जो है वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। डन। जी सर। सेम बेटे आपने देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो स्टार्ट होती है HTTPS से। यहाँ पे बेटा HTTP ये क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और साथ में बेटे ये क्या कहला रहा होता है हमारे पास? ये कहलाता है, जैसे ये देखें इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S स्टैंड फॉर सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है कि इस पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं
उनमें जो भी हम डाटा एंट्री करते हैं वो डाटा के ऊपर इंक्रिप्शन का रोल अप्लाई हो जाता है। अब इससे मुराद क्या है, लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा जो है वो लॉगिन का या रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है। रजिस्टर करते हुए मैं अपना डाटा एंट्री करूंगा। अब डाटा एंट्री करते हुए मैं अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता हूँ, और ऑटोमेटिकली वो बेटा मेरा आईपी एड्रेस और मेरी डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी गेट कर रहे होते हैं। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फीड की है वो बेटा मेरी प्राइवेट डाटा है, वो मैं नहीं चाहता किसी के साथ शेयर हो। तो वो फिर जब इस तरह के लिंक्स के थ्रू या इस तरह की वेबसाइट जिसको सिक्योर उन्होंने प्रोटोकॉल्स दी हों, उसमें जब भी हम अपना डाटा एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाता है, ताकि अगर कोई उसके ऊपर एक्सेस भी करे तो उसके थ्रू जो है वो मेरा डाटा गेट नहीं कर सकता होता। डन है बेटे? जी सर। जैसे बेटे नॉर्मल एक मेथोडोलॉजी है कि हमने अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले हम जाके उसका नेम जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल क्या करता है, उस नेम से रेलिवेंट जितने भी लोग होते हैं उनकी पिक्स दे देता है, उनसे रेलिवेंट जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो दे देता है। लेकिन वो ये कभी नहीं देता कि इस नाम से ये फलां वेबसाइट के ऊपर ये अकाउंट बना हुआ है, उसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, उसका ये आईडी है। नहीं बेटा, वो सारा का सारा कुछ जो है वो क्या रहता है, हमारे पास इनक्रिप्टेड रहता है, ताकि हमारा जो है वो डाटा लॉस ना हो, वो सारा का सारा डेटा जो है वो क्या रह सके, सिक्योर रह सके। डन जी बेटे? सर। सेशन कीज जनरेट होती हैं। अब ये सेशन की क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा। बेटे मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की, वो जब मैंने ओपन की और जब तक मैंने ओपन रखी उसका एक सेशन जनरेट हो जाता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन ने इस स्पेसिफिक डे पे इतने टाइम के लिए वेबसाइट ओपन की है। ठीक है, वो मेरा सेशन बन जाता है। उस सेशन की भी एक की जनरेट की जाती है, ताकि बेटा फर्ज करो अगर किसी ने मेरे पे हैकिंग अटैक करना है ना, तो वो सबसे पहले देखेगा कि इस पर्सन की इंटरनेट हैबिट्स क्या है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये इंटरनेट यूज करता है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये स्पेसिफिक वेबसाइट को यूज कर रहा होता है, ताकि उसके थ्रू मैं इसके ऊपर अटैक करूं। जैसे सपोज मैं करता हूं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें मैं जो है वो विंडो शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन किसी भी जो है ना उस टूल के थ्रू, जैसे मैं दराज ऐप को यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को पता चल जाए तो बेटा कोई भी दराज ऐप पे जाके अपना पोर्टफोलियो बना के वहां के थ्रू मेरे से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। गॉट इट? तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि हमारी जो इवन दो कि हमारी जो हिस्ट्री है ओवर द इंटरनेट वो भी क्या की जाती है, उसके ऊपर भी इंक्रिप्शन लगाई जाती है, ताकि कोई पर्सन जो है वो ये भी ना इंफॉर्मेशन गेट कर सके कि अगर ये इंटरनेट यूज कर रहा है या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट यूज कर रहा है तो वो कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक यूज कर रहा है। डन? जो जी सर। पीएस प्रोटोकॉल है वो कौन सी इंक्रिप्शन यूज करते होते हैं, एसिमेट्रिक, ताकि वो सिक्योर सेशन जो है वो जनरेट कर सकें और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या रह सके बेटे, हमारे पास सिक्योर रह सके। सेशन जो है वो एंड भी जब होते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाई जाती है बेटा, हमारे पास सिमेट्रिक की से उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि एक तो वो भी अवेलेबल नहीं होंगे और अवेलेबल होने के बाद भी उनको क्या कर दिया जाएगा, टोटली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, हिस्ट्री से ही क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज तो नहीं बेटा, वैसे वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ अ सिमेट्री की, जो सिर्फ और सिर्फ किसको पता होती है, यूजर को पता होती है। वो क्या होता है बेटा, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन होती है। फिर बेटे कहते हैं कि अगर कोई पर्सन एच टी टी पी एस की बजाय एच टी टी पी को यूज करता है, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसको जब यूज करेगा तो बेटा उसमें उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि उसके थ्रू इसमें बेटा देखो डिफरेंस क्या है, इसमें एस अवेलेबल नहीं है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जबकि पाकिस्तान में हम जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसको कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, एच टी टी पी एस से। यानी कि वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं वो प्राइवेसी को जो है वो माइंड में रखते हुए जो है उन्होंने ये प्रोटोकॉल्स ऐड किए होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन वेबसाइट्स को एक्सेस ना करें। डन बेटे? जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में से अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि इंक्रिप्शन क्या है, डिफरेंस क्या है सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में। कोई सिनेरियो दे देंगे और उसमें कहेंगे कि आपको एज अगर उसमें एम्प्लॉय जाना है, जैसे कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो आप कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन करोगे, इंक्रिप्शन की कौन सी मेथोडोलॉजी ऐड होगी। गॉट इट बेटे? अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो भी वो सिनेरियो देगा उसमें ज्यादातर जो यूज हो रहा होता है वो हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजीज यूज हो रही होती है। डन है? जी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, डाटा की एक्यूरेसी को चेक करना है। बेटे इसमें कुछ टर्म्स हैं और उनके आगे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं,
आपने इन टर्म को देखते जाना है, क्योंकि इन टर्म के अगेंस्ट जो है वो वेरिफिकेशन होगी कि डाटा जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। सबसे पहली है बेटा हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन से क्या मुराद है कि दैट स्पेसिफिक डाटा इज वैलिड फॉर द यूज और नॉट। डन है। जैसे बेटे हम कहते हैं कि हमने किसी को कहा कि जो है ना मुझे डाटा चाहिए जो कि यूज हो सके इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, या एक मुझे डाटा चाहिए जो कि मैं एक स्पेसिफिक जो है वो स्कूल की जो अटेंडेंस शीट है या अटेंडेंस जो सॉफ्टवेयर है उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बेटा उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी ना, कि वो स्टूडेंट्स होंगे, वो उनकी एज होगी, उनका जो है वो स्पेसिफिक जो उनका वो हाइट होगी, उनकी जो पिच होगी आवाज की, ये सारी की सारी चीजें जो है वो श्योर करती हैं कि वो डाटा वैलिड है कि नहीं है। डन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग डाटा टू मेक श्योर इट मैच द एक्सेप्टेबल रूल्स और नॉट। डन है बेटे। जी, यानी कि वो स्पेसिफाइड डाटा वैलिड है कि नहीं है। जैसे सपोज मैं करता हूं कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो क्रिकेट खेलने के लिए मुझे जो भी डाटा रिक्वायर्ड है वो वैलिड होना चाहिए। ये ना हो बेटा कि मुझे क्रिकेट खेलने के लिए इंस्टेड ऑफ हो गिविंग बॉल वो मुझे फुटबॉल दे जाए। नहीं बेटे, फुटबॉल तो वैलिड नहीं है फॉर द क्रिकेट। इसी तरह आपने देखा होगा स्पेसिफिक शूज होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे रूल्स जो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो हैं कि नहीं है, इज नाउन एज क्या कहलाता है हमारे पास, वैलिडेशन कहलाती होती है। डन। अब वैलिडेशन की आगे जी, सिंपल सिंपल फॉर्म आ रही है, जिसमें सबसे पहले है प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस मीन बेटा अवेलेबिलिटी, वो स्पेसिफिक डाटा है कि नहीं है, यानी कि एक चेक बॉक्स लगाने हैं कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये चीजें हैं कि नहीं है। डन। check if the data is present and enter or not, just does that। ठीक है। जैसे अगर स्कूल है तो क्या उसमें स्टूडेंट्स हैं, क्या टीचर्स हैं, क्या स्टाफ हैं, क्या मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या सिक्योरिटी के लोग हैं, एग्जामिनेशन ऑफिस है, क्लासरूम्स हैं, यानी कि उन सब की हमने प्रेजेंस चेक करनी है, एक रोल कॉल लगानी है, इज नाउन एज क्या कहलाता है हमारे पास, प्रेजेंस चेक कहलाता होता है। डन। जी, देन वी हैव अ रेंज चेक। एज द नेम सजेस्ट कि हमने इसकी क्या करनी होती है, रेंज। रेंज मीन बेटे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। जैसे मैंने अभी कहा कि स्कूल की हमने वेबसाइट बनानी है, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 4 years एंड एंड एट द एज ऑफ फर्स्ट को हम कह देते हैं 16 या 18 year old। तो ये हमने उसकी क्या लगा ली है बेटा, रेंज लगा दी है। जो भी डाटा होगा इस बिटवीन में होना चाहिए, इससे बाहर अगर होगा तो वो हमारा जो है वो डाटा एक्यूरेट नहीं कंसीडर किया जाएगा। डन। जी सर। अच्छा बेटे, फिर डिफरेंस आता होता है टाइप चेक में और फॉर्मेट चेक में, क्योंकि दोनों तकरीबन जो है वर्ड सेम सेम ही है, कि ये टाइप जो है और फॉर्मेट दोनों को हम सेम कंसीडर करते हैं। टाइप से मुराद क्या है कि उस डाटा की स्पेसिफिक टाइप क्या है। अब टाइप अगर मैं बताऊं, अगर है कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो वहां हमें वैल्यूज चाहिए होंगी न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स जो है उसकी टाइप है। अगर कुछ हम किसी को लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें डाटा किस टाइप का होगा, उसमें डॉक्यूमेंट उसमें लेटर टाइप का, यानी कि उसमें अल्फाबेटिकल टाइप का होगा। अगर हम लोग जो है कोई पासवर्ड कहीं ऐड कर रहे हैं तो उसमें अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक डाटा होगा। अगर हम क्लास में आते हैं तो वो जो चेयर्स हैं वो फर्नीचर टाइप ऑफ डाटा है। अगर हम उसमें व्हाइट बोर्ड देखते हैं तो वो स्टेशनरी टाइप ऑफ डाटा है। अगर हम फैंस देखते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप ऑफ, यानी कि उसकी स्पेसिफिक टाइप जो है वो है कि नहीं है, इसको चेक करना ये क्या कहलाता होता है, टाइप चेक कहलाता होता है। डन। कि डाटा की टाइप्स क्या क्या है। जी सर। और फॉर्मेट क्या है कि बेटा उसको रखने का मेथडोलॉजी, उसकी स्पेसिफिक जो है वो अरेंजमेंट। लाइक यू कैन सी यहाँ पे कि डेट लिखने की यहाँ पे एक अरेंजमेंट लिखी हुई है। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में मंथ पहले होता है, डे मिडिल में होता है और ईयर बाद में होता है। गॉट इट। कुछ में ये स्लैश नहीं लगी होती, कॉमा लगा होता है, कुछ में ये डैश लगी होती है। तो ये उसका क्या है, फॉर्मेट है, यानी कि लिखने का मेथड। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास नेम है, नेम किस में है, अल्फाबेटिकल है, तो ये उसका टाइप चेक हो गया। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में कहें तो वहां सेकंड नेम फर्स्ट होता है, हाँ आई थिंक, और लास्ट नेम जो है वो फर्स्ट, इस तरह कुछ कंसीडर, उनका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ना। अगर हम CNIC में देखिए हमारा नाम कुछ और तरह लिखा गया होता है, और अगर हम पासपोर्ट में जाए तो वहां उन्होंने उसको थोड़ा सा उसकी अरेंजमेंट या सीक्वेंस को चेंज किया होता है, वो उसका क्या कहलाता होता है, फॉर्मेट, टेम्पलेट। डन बेटे। जी सर। फिर एक हम छोड़ के जिसको हम कहते होते हैं लेंथ चेक, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने स्कूल की एक वेबसाइट बनानी है
और स्कूल में जो वेबसाइट बनाओ उसकी जो स्टोरेज एरिया हो, उसमें उसकी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर हो सकते हैं वो 2000 हो। तो ये जो 2000 है ये नंबर ऑफ स्टोरिंग डाटा की लेंथ है। डन। जी सर। अब नेक्स्ट बड़ा बेटे इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, जिसको हम कहते होते हैं चेक डिजिट। अब इसकी मैं एग्जांपल जो है वो, क्योंकि बेटा मेरे पास आज वो स्टाइलिस नहीं है, तो मैं इसकी एग्जांपल जो है वो आपको इंटरनेट से देख के बताता हूँ कि ये बेटा क्या होता है। एक एल्गोरिथम होता है जो हमें हेल्प करता है कि डाटा को वेरिफिकेशन में, कि डाटा जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। ये ज़्यादातर होता है हमारे पास बार कोड्स के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाऊंगा, ये बेटा देखो, ये जो 5 है ना, ये देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक स्पेसिफिक से। इनको हम क्या कहते होते हैं, चेक डिजिट। ये एक्चुअली ना इनकी मैथमेटिकल आंसर होता है इसका। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम, जैसे यू कैन सी हियर कि यहाँ इन्होंने क्या किया है, वो जो भी कोड था उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर उनको आपस में ऐड किया है, 11 से डिवाइड किया। ये बेटे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम है। हमारा उससे कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि हर एक स्पेसिफाइड डेटा के बाद हमें एक डिजिट दिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाकी सारे के सारे डेटा को। ये चेक करना कि वो डिजिट है कि नहीं है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, चेक डिजिट कहलाता होता है। डन। जी सर। जैसे बेटे आपके पास एटीएम कार्ड होगा ना, उसमें एटीएम कार्ड का नंबर होता है, बैक साइड पे उसका सीवीवी नंबर होता है जो लास्ट आई थिंक साइड पे 3 डिजिट्स होते हैं। वो जो 3 डिजिट्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर रहे होते हैं। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ चेक डिजिट। डन है। जी सर। जैसे देखिए यूपीसी कंपनी प्रीफिक्सेस हैं, आइटम रेफरेंस है, और उन्होंने चेक डिजिट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। यहाँ उन्होंने इस एग्जांपल में चेक डिजिट जो है वो 7 दिया हुआ है। यहाँ इस चेक डिजिट यहाँ पे 6 दिया हुआ था। तो ये हर एक जो है वो आप लोगों के पास जो डिवाइस होगी या प्रोडक्ट होगी, उसके बार कोड के एंड पे या समटाइम वो कहते हैं शुरू पे भी, हमें एक जो है वो स्पेसिफाइड नंबर दिया जाता है जो कि इस पूरे के पूरे की क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है, इसको हम क्या कहते होते हैं, चेक डिजिट कहते होते हैं। डन। ये देखिए यहाँ पे 9 है। डन जी बेटे। सर। तो क्या होता है ये, यूज एन एल्गोरिथम टू क्रिएट अ डिजिट और अ करेक्टर फ्रॉम द गिवन डाटा एंड अटैच इट टू इट एज द लास्ट डिजिट। दिस इज देन recalculated to check if the initial digits are entered correctly or not, is known as, बेटे क्या कहलाता है, चेक डिजिट कहलाता है। क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट के ऊपर ये लगा होता है और फिर हमें उसकी इंफॉर्मेशन या एल्गोरिथम भी दिया होता है कि आपने इस तरह क्रॉस वेरीफाई करके देखना है कि ये प्रोडक्ट का वही नंबर है कि नहीं है। डन। जी सर। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास लुकअप चेक। बेटे लुकअप से मुराद क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमने उसको चेक करना है कि वो नंबर वही है कि नहीं है। जैसे रोल कॉल हम लोग लेते होते हैं, इज आल्सो नोन एज अ लुकअप चेक। डन। जी सर। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी चेक, कि हमने डाटा को देखना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब कंसिस्टेंट से बेटे मुराद क्या होता है, डाटा एक्यूरेट हो और एक्यूरेट होने के बाद अपनी रिक्वायर्ड जो उसकी लोकेशन है वहीं पे जा रहा हो। पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड्स हो, यूजर नेम की जगह पे यूजर नेम हो, ईमेल एड्रेस की जगह पे ईमेल एड्रेस हो। ऐसी चेकिंग करना है, क्या कहलाता है हमारे पास, कंसिस्टेंसी चेकिंग कहलाता होता है। डन। जी सर। फिर नेक्स्ट है बेटा लिमिट चेक। लिमिट चेक और रेंज चेक में डिफरेंस आता होता है। रेंज में क्या था, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। यहाँ सिर्फ सिंगल लिमिट होती है, यहाँ तो अपर होती है, यहाँ पे लोअर होती है। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि 13+ एज कैन राइड, जो भी वो उनका वो जो भी है। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए नर्सरी क्लास में एटलीस्ट आपको 4 इयर्स का होना चाहिए, अबव जितने मर्जी का हो। तो ये देखिए जो हमने लोअर लिमिट लगा दी है, इसको हम क्या कहते होते हैं, लिमिट चेक। यानी कि लिमिट में हम एक ही, रेंज में हम अपर लोअर दोनों देख रहे होंगे। डन। जी सर। नेक्स्ट है बेटे वेरिफिकेशन। वैसे तो ये कहलाता टॉपिक है, आई थिंक आगे आ रहा होगा कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। वैलिडेशन क्या था कि वो स्पेसिफाइड जो हमारे पास डाटा है वो वही है कि नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम चेक कर रहे होते हैं। इसके हम एक एग्जांपल सिंपल सी ले लेते हैं ताकि आपको दोनों ये ना समझ आ जाए।
ये हम लोग जो बीएससी में पढ़ते थे तब हमारे सर ने हमें ये एग्जांपल दी थी कि सपोज करें कि आप ना किसी पिज़्ज़ा हट पे गए हो, वहाँ जाके आपने कहा है कि मुझे ना पिज़्ज़ा चाहिए और फजीता चाहिए, ठीक है, या जो भी हम मांगते हैं फजीता चाहिए और स्पाइसी होना चाहिए और उसमें जो है वो सॉसेस जो है वो ये ऐड होनी चाहिए, चीज़ इतनी ऐड होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसकी 3-4 रिक्वायरमेंट्स बता दी। जब वो पिज़्ज़ा लेके आए तो आपने चेक करना है वो वाकई फजीता पिज़्ज़ा है, तो ये बेटा क्या कहलाएगा, उसकी वैलिडेशन कहलाएगी। डन। फिर आपने जी उसको सर। खाना है, खा के देखना है कि अच्छा, मैंने उसे कहा था स्पाइसी बनाओ, क्या वाकई वो स्पाइसी है। मैंने उसे कहा था कि उसमें जो है वो इतनी चीज ऐड करो, क्या वाकई चीज ऐड की हुई है कि नहीं। यानी कि उसकी सब प्रॉपर्टीज को भी वन बाय वन क्रॉस वेरीफाई करना इस नाउन एज क्या कहलाता है, हमारे पास वेरिफिकेशन कहलाता है। डन। जी सर। तो ऐसी चेकिंग टेक्निक को हम लोग क्या कहते होते हैं, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट द इंटर डाटा मैच द ओरिजिनल सोर्सेज आर वन और नॉट। डन है। उसमें क्या था कि वो जो इंटर डाटा है वो है कि नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं, इसमें वो जो रिसोर्सेज जो हमने बताई थी उनके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। डन। देन बेटा हमारे पास है विजुअल जी चेकिंग। सर। ये वो दिखने में उसकी जो डायग्राम्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो मैच हो रही हैं कि नहीं, ये विजुअल चेकिंग कहलाता होता है। डबल एंट्री चेकिंग का मुराद क्या है कि बेटा क्रॉस चेक करो, 2 टाइम उस डाटा को एंटर करके देखो कि वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कि नहीं। ये क्या कहलाता होता है, डबल डाटा एंट्री कहलाता होता है। जैसे फर्स्ट करो, अभी हमने एग्जांपल ली वो पिज्जा की, तो मैं खुद भी खाऊं, अपने फ्रेंड को भी खिला के, तो डबल वेरिफिकेशन करवाऊं कि वाकई ही वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये क्या कहलाता है बेटा, डबल एंट्री चेकिंग कहलाता होता है, या डबल डाटा एंट्री कहलाता होता है। डन। जी सर। फिर बेटे एक और मैथमेटिकल है, जैसे हमारे पास चेक डिजिट था, पैरिटी चेक। अब इसमें क्या होता है बेटे, हमारे पास ना 2 तरह की पैरिटी होती है, ऑड पैरिटी होती है और बेटा हमारे पास होती है इवन पैरिटी होती है। इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम ही दिखा देता हूं, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है स्टाइलस। तो पैरिटी बेटे क्या होती है कि हमारे पास जब भी कोई डेटा होगा बाइनरी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उसके साथ एक बिट जो है वो लेफ्ट में हो सकती है, राइट में हो सकती है, जो उसकी पैरिटी बता रही होगी। पैरिटी का मतलब क्या है नॉर्मली, कि ये रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को, वो 1 होगी या 0, और उससे हमने बताना है कि उसमें नंबर ऑफ डाटा इवन है या ऑड है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पैरिटी चेक एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलें, तो बेटा ये देखो, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पैरिटी जो है वो कहाँ हो सकती है, लेफ्ट वाला नंबर हो सकता है या राइट वाला। अब ये देखो, ये आई थिंक है ऊपर वाले 7 और ये कितने होंगे आपके पास 8। अगर वो 8 है तो ये कितने होंगे बेटे, 9 होंगे। अब जब हम डाटा सेंड करते हैं ना, डाटा एंटर करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कितने बेटे, 1 2 3, 3 वंस हैं। फिर वो जब डाटा सेंड करते हैं तो बताते हैं कि इसमें कितनी है हमारे पास ऑड पैरिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितनी है, 3। जब वो यूजर के पास जाएगा तो अगर तो हुआ ऑड, तो फिर बेटा वो पैरिटी बिट में क्या ऐड कर देगा, 0, यानी कि क्योंकि 1 2 3 है। अगर इवन हुआ तो वो इस पैरिटी बिट में खुद से 1 लगा के तो उस डाटा को कंप्लीट करेगा। ये क्या कहलाता होता है, पैरिटी चेकिंग कहलाता होता है। डन। जी सर। अभी आपको इतनी बेटर समझ नहीं आई होगी, मैं थोड़ी सी उसकी बेटर एग्जांपल जो है ना वो देख लूं, ताकि डायरेक्ट जो है वो आपको ये बात जो है वो समझ आ जाए। ये देखिएगा, ये डाटा है हमारे पास ओरिजिनल, वो साथ बताएगा कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास 1 रिप्रेजेंट करता है पैरिटी को या उसको, यानी कि 1 नंबर ऑफ 1 अगर ऑड होंगे तो ऑड पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे तो वो इवन पैरिटी है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे 0 हैं। अगर इवन पैरिटी बनानी है तो फिर हमें 0 रखना पड़ेगा, ऑड बनानी है तो फिर हम जैसे ही 1 एक ऐड करेंगे तो ये ऑड पैरिटी बन जाएगी। सेकंड में देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस है। इसको इवन बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा और ऑड बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक 0 ऐड करना पड़ेगा। जी बेटी डन है। यानी कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना और उसके थ्रू डाटा को इवन या ऑड बनाना, ये अमल जो है ये क्या कहलाता होता है, हमारे पास पैरिटी चेक कहलाता होता है। डन। सो दिस इज जी सर। a method of verification to check whether the data has been changed, corrupted following a data transmission from one medium to another। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हमने क्रॉस वेरीफाई करना है कि डाटा कंप्लीट है कि नहीं है।
A byte of example, for example, is assigned a parity bit, यानी कि एक एक्स्ट्रा बिट लगाई जाती है. The parity is decided as a start. शुरू में बता देते हैं, जैसे मैंने आपको डेटा सेंड किया है तो मैंने कह दिया कि ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है. आपके पास जाके आपने उसको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है. अगर मैंने कहा है ऑड, तो आपने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है कि इवन है. अगर तो ऑड होंगे तो आपने कहना है पैरिटी बिट 0 है, यानी कि ओके. अगर नंबर ऑफ वो इवन्स होंगे तो अब उसको ऑड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 1 खुद से ऐड कर देंगे. डन. जी सर. सेम हमारे पास एक और मैथमेटिकल है जिसको हम कहते होते हैं चेक सम. जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास डाटा होगा उस सबको हमने सम करना है और यूजर को भेजना है. इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो बेटा फर्ज करो मेरे पास पहला नंबर था 4, दूसरा नंबर था 5, नेक्स्ट नंबर था बेटा मेरे पास 9. ये मैंने कहा कि ये मैं 3 डाटा आपके पास भेज रहा हूँ जिनकी सम जो है वो इक्वल टू क्या है, 18. ठीक है जी, क्योंकि ये 18 बन रहा है तो मैं भेज देता हूँ यूजर को. यूजर के पास पहुंचेगा तो हो सकता है बेटा इसका सीक्वेंस चेंज हो चुका हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. हो सकता है कोई और चेंजेस आ चुकी हो. तो उसने क्या करना है, फिर से इसको सम करना है. अगर डेटा को सम करने से 18 ही बन रहा है तो वो कहेगा जी डाटा एक्यूरेट है, वरना वो कहेगा डाटा में क्या आ चुका हुआ है, कोई ना कोई करप्ट हो चुका हुआ है. इस प्रोसेस को या इस तरह डाटा को चेक करने के अमल को हम लोग कहते होते हैं चेक सम कहते होते हैं. अच्छा, इसके एग्जांपल्स जो हैं, अच्छा बेटे वो इनपुट कर रहे हैं, साथ उसका ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इन सब को ऐड करने से क्या बन रहा होगा, SHA3-512. ओके, वो जाएगा यूजर के पास, वहां जाके वो उसको ऐड करेगा. अगर वाकई ही वो बन रहा हुआ तो वो कहेगा ओके, वरना वो कहेगा कि नहीं सर आपका जो डेटा है वो करप्ट हो चुका हुआ है. डन. जी सर. यानी कि सम करके हमने क्या करना है, चेक करना है. अब देखिए लिखा है अ मेथड ऑफ चेक इफ डाटा हैज बीन चेंज्ड और करप्टेड फॉलोइंग अ डाटा ट्रांसमिशन, द डाटा इज सेंट इन अ ब्लॉक एंड एन एडिशनल वैल्यू कॉल्ड द चेकसम. वो जो एडिशनल वैल्यू होगी वो ब्लॉक्स का सबका क्या होगा बेटा, एडिशन होगा. इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एल्गोरिथम सच एज अ हैश फंक्शन. आगे आ रही है हैश टोटलिंग, यानी कि उसमें हमने सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है. The checksum is sent along with the end of the block of the data and recalculated again at the receiver end. Both of the checksum values are compared and if they don't match, error has been occurred. जी बेटे समझ आ गई इसकी? जी सर. सिंपल एग्जांपल वही जो मैंने दी है आपको कि आपने नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 5-6 भेजी और उनका साथ एडिशन भी भेज दिया कि जिनका जमा ये बनता है. और वो जब यूजर के पास आया तो उसने जब वैल्यूज रिसीव की तो उनको दोबारा से ऐड करके देखा, अगर उसका चेकसम वही बन रहा है तो वो कहेगा ओके, वरना वो कहेगा कि नहीं सर इसमें कुछ ना कुछ जो है वो एरर आ चुका हुआ है. ठीक है, जैसे हम नॉर्मली उर्दू का अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें हम रसीद लिखते होते हैं. हम कहते हैं कि इस घर का जो है वो किराया, सपोज हम करते हैं कि 50,000 जो है वो हुआ है, जिसका हाफ 25,000 बनता है, या जिसको हम लोग जो है वो अल्फाज में वो जो वहां तो हाफ लिखते होते हैं ना, यहाँ हम उसका सम लिखते हैं, यानी कि 3-4 डिफरेंट है और उनको सम करके हम लोग वो जो है वो आगे शेयर कर देते होते हैं. सेम ये मेथोडोलॉजी जो है वो क्या कहलाती है, चेक सम कहलाता है. डन बेटे. जी सर. अब इसी चेकसम की तरह का एक और टोटलिंग है जिसको हम लोग बेटा कहते होते हैं हैश. ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बेटे. जब हम लोग डाटा को सेंड करते हैं तो डाटा के बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक. ये फर्ज करो पहला ब्लॉक है, ये फर्ज करो हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, ये हमारे पास है तीसरा ब्लॉक. ठीक है जी. अब एक तो ब्लॉक का अपना नेम होता है ए, पी और सी. हैश का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली ना ये सारे क्योंकि कनेक्टेड होते हैं चेन के फॉर्मेट में. जैसे ये देखो चेन बन गया तो इसको हम हैश भी कहते होते हैं. ये जो चेन बनी है ना इसको हम हैश कहते होते हैं. इस हैश का भी एक क्या होता है बेटा, हमारे पास नंबर होता है ताकि पता चल सके कि ये प्रीवियसली कौन से ब्लॉक के साथ अटैच था. फर्स्ट करो मैं कहता हूँ ये जो ए का हैश है या इससे जो प्रीवियस वैल्यू है वो है बेटा मेरे पास, मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ, वो है 5. ओके.
ये 5 जाएगा अगली वैल्यू को, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 5 भी बन जाएगा। और इसका न्यू हैश जनरेट हो जाएगा 6, जो कि अगले के साथ जाके 6 ही बन जाएगा। और इसका आगे फर्स्ट रो में कह देता हूँ हो जाएगा 7। ये बेटा डन है। उनके हैश को भी आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे सपोज मैं करता हूँ इसका 4 हो सकता है, तो वो कहेगा कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो है 4a प्लस 5b प्लस 6c। ये बेटा डन है। हैश की समझ आ गई आपको? जी सर। यानी कि प्रीवियस जो हमारे पास डाटा का ब्लॉक है उसका नंबर और प्लस जो न्यू है उसका नेम, उन दोनों को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस तरह जब हम लोग ऐड करके डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, अब डाटा जब जाएगा तो हम कहेंगे ये इस तरह आया है, इसका ये फॉर्मेट है। वो इसको फिर क्रॉस वेरीफाई करेगा। अगर तो ये मैच कर रहा होगा तो वो कहेगा ठीक है, अगर नहीं तो वो कहेगा नहीं सर, डाटा में कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, एरर है। बेटा देखो लिखा हुआ है, a hash total is calculated before the transmission of data by adding up all the number in one or more selected field. है ना? The hash total is sent along data and is recalculated as the receiving end. If the hash total are same, then the data has been transmitted correctly. Otherwise वो कहेंगे कि डाटा को क्या करो, दोबारा से सेंड करो। Done? जी सर। द लास्ट वन इज अ कंट्रोल टोटल। बेटे ये हैश टोटल की तरह से ही है, सिर्फ कंट्रोल में और हैश में डिफरेंस ये है कि हैश में ना सीक्वेंस चेंज हो सकता है, यानी कि आ सकता है 4a 6c 5b, यूं कह सकते हैं, क्योंकि ऐड करने से तो मीनिंग सेम ही हो रहा होगा। कंट्रोल में कहते हैं कि उनका सीक्वेंस भी सेम रहना चाहिए, और अगर पहले न्यूमेरिक वैल्यू है सेकंड अल्फाबेटिकल है तो इसी फॉर्मेट में। ये ना हो कि अगर रिसीवर के पास पहुंचे तो A4 हो चुका हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डन? जी सर। कहते हैं इट इज सिमिलर टू द हैश टोटल एंड परफॉर्म द सेम एक्शन बट द कैलकुलेशन इज डन ऑन द न्यूमेरिक फील्ड ओनली। ठीक है, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में द वैल्यू प्रोड्यूस इज अ सीक्वेंस या ऑर्डर जो है वो भी सेम टू सेम रहना चाहिए। जी बेटे, इन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में से कोई क्वेश्चन हो आपका? ये जो डाटा चेकिंग एक्यूरेसी टेक्निक्स है, अब एक दफा फिर से जब रीड करोगे तो और एक्यूरेटली आपको ये जो सारा का सारा जो है वो समझ आ जाएगा। डन है? जी। अब हमारे पास है कि ये दोनों की क्यों जरूरत पड़ती होती है और ये दोनों होते क्या है, तो उसकी मैंने एग्जांपल दे दी है कि अगर हम लोगों के पास डाटा अवेलेबल है, जैसे हम कहते हैं कि मैंने एक स्कूल बनाना है तो उसका सारा का सारा मेरे पास डेटा आ जाए। अगर तो वो स्कूल का डेटा आ गया है तो मैं कहूँगा ओके। अब उसमें से मैंने, ये अमल है वैलिडेशन, अब उसमें से चेक करना है क्या मैंने कि वो डाटा स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल का है, मिडिल स्कूल का है, या जो है वो ओ लेवल्स का है या ए लेवल्स का है। इसको जब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास वेरिफिकेशन कहलाता है। फिर आपको पता होगा स्टेशनरी भी डिफरेंस होती है, प्राइमरी की कुछ और होती है, मिडिल की कुछ और होती है, ओ लेवल्स की कुछ और होती है, ए लेवल्स की कुछ और होती है। तो इस तरह जब हम वन बाय वन सब उसके जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो बेटा ये अमल क्या कहलाएगा, हमारे पास वेरिफिकेशन कहलाता होता है ना। जी सर। उसको और वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैलिडेशन जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वेरिफिकेशन जो है वो ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों ही परफॉर्म कर सकते होते हैं। वैलिडेशन इज चेक दैट द डाटा entered is reasonable and sensible. Verification check that data has been entered, copied, or transmitted correctly, but it does not tell if it's sensible or not. Done, bete? जी Verification is सर। the way of ensuring that the user does not make a mistake when inputting data, whereas validation is checking that data input confirm or not. Done? जी। तो बेटा इससे क्या होता है, डाटा के अंदर जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते होते हैं, डाटा के जो है करप्ट होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाते होते हैं। डन? जी सर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, जिसका नाम है बेटा, हमने अब पढ़ लिया डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि डाटा को हम प्रोसेस जो है वो क्या करते होते हैं। तो बेटा प्रोसेस से मुराद क्या है कि एक ऐसी मेथडोलॉजी, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हमने डाटा को कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ अ
इंफॉर्मेशन इज नाउन एज क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाती होती है। ये बड़े डन है। अक्सर आपने इसकी डायग्राम जी देखी होगी सर। कि ये हमारे पास जो है प्रोसेस क्या होता है कि एक मिडिल में एक जो है वो मशीन होती है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। इसमें इनपुट किया जाता है बेटे डेटा को, और इस प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिल रही होती है वो बेटे क्या होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। डन। So, beta, they are writing the definition. Data processing is when the data is collected and translated into a usable information. Data processing start with the data and its raw form and translated into a more readable format such as a diagram, graphs and reports. Then means कि data को किस format में convert कर देना, structure and contextual process में convert कर देना, ये process कहलाता होता है। Done बेटे? जी सर। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है कि हमने डाटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है बेटे, स्टोर करना है। फिर हमने उसमें एडिटिंग करनी है, और एडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर हमने उसको तरतीब देनी है, सॉर्ट करना है, और उसमें से अपना जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो सर्च करना है, और बेटा उसको आउटपुट दे देना है और डिसेमिनेशन कर देनी है। ये इसके 4 स्टेप्स। बट बिफोर मूविंग टू दीज स्टेप्स, फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते होते हैं बैच प्रोसेसिंग। बेटे बैच से मुराद क्या होता है? जी बेटे बैच कहते हैं ना, ये 2025 बैच का स्टूडेंट है, ये 2022 बैच का स्टूडेंट है। डन। तो बेटा बैच क्या है? एक स्पेसिफाइड, जी बेटे सुन रहे हो? जी सर। ओके ओके। सो बेटा बैच क्या है कि ये वो एक्टिविटी है, वो टास्क है, वो जो हमने परफॉर्म करने हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेज तक मूव कर सकें। इसको हम क्या कहते होते हैं, बैच कहते होते हैं। जैसे बेटे हम कोई भी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमने उसमें क्या काम करना है, ऑटोमेटिक बैकअप तो लाजमी बनाना है, ठीक है। फिर मैंने अपने एम्प्लॉयज की वेजेस जो है वो लाजमी परफॉर्म करनी है, कस्टमर्स के ऑर्डर्स लाजमी कंट्रोल करने हैं या कंप्लीट करने हैं, और स्टॉक को लाजमी कंट्रोल करना है। तो ये देखो ये 4 टास्क हैं। इसका मतलब क्या है, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 4 मेरे पास बैचेस हैं जो मैंने क्या करने होंगे, परफॉर्म करने होंगे। डन। जी सर। तो यू कैन सी द डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम द इंडिविजुअल ऑपरेशन और द ट्रांजैक्शन दैट नीड टू बी परफॉर्म ऑन अ डाटा आर कलेक्टेड टुगेदर इनटू अ बैच एंड देन प्रोसीड at the later data या date instead of being worked on one by one on operator in a real time। ये बेटे समझ आई इसकी? जी कि सर। मिसाल अब इसमें से ये है एम्प्लॉय वेजेस, ठीक है। हर तरह के एम्प्लॉय का ना एक मैंने क्या बना लेना है, एक बैच बना लेना है कि मंथ बाद मैंने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह मैंने अपने डाटा का बैकअप कब बनाना है। नॉर्मली हम लोग जो है वो ईयरली बैकअप बना रहे होते हैं पूरे पूरे सेशन का। इसी तरह कस्टमर के ऑर्डर्स जो हैं उनका मैंने बैच बना देना है कि ये ऑर्डर नंबर 1 है, ये ऑर्डर नंबर 2 है, ये ऑर्डर नंबर 3 है, 3 में ये प्रोडक्ट हैं, उनका ये बैच बन जाएगा। यानी कि बैच क्या है, एक समझ लें कलेक्शन करना ऑफ सेम टास्क की, या सैम्पलिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, इज नाउन एज बेटे क्या कहलाता है, हमारे पास बैच प्रोसेसिंग कहलाता होता है। जी बेटे बताइएगा। जी सर। ओके। अब यू कैन सी कहता है कि इसमें 2 तरह की फाइल्स बनती हैं। अब इन फाइल्स को आपने समझना है, एक है बेटे मास्टर फाइल और एक है बेटे ट्रांजैक्शन फाइल। सिंपल मैं डेफिनेशन बताऊंगा। मास्टर फाइल कहते होते हैं सर्वर को, जिसमें हमारा ए टू जी सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते होते, ये जो डाटा है वो सेम एज इट इज जो है वो स्टोर रहता होता है। ऑन द अदर हैंड जो ट्रांजैक्शन फाइल है वो हमारी रेगुलर यूज में होने वाली फाइल है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। डन। जी सर। जैसे
फर्ज करो बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ एक फार्मेसी की। अब फार्मेसी में मेरे पास आया एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि ये मुझे जो है मेडिसिन दे दें। मैंने कहा क्या, मैंने दी। उनमें से एक उसने कहा कि सर ये चेंज कर दें। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, ट्रांजैक्शन फाइल में जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ। फिर बेटे एट द एंड ऑफ डे जो एडमिन है वो आएगी या मैनेजमेंट आएगी, वो आके कि आज जितनी भी ट्रांजैक्शन फाइल्स थी वो सारी हमें दो, हमने उनको कलेक्ट करना है, हमने उनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसको कहाँ भेज देना है, मास्टर फाइल में। Done? जी बेटे बताइएगा। या हम एग्जांपल लें किसी स्कूल की। बेटे एज अ टीचर मैं अगर आईटी का टीचर हूं तो मैं एक ट्रांजैक्शन फाइल, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, आईटी से रिलेटेड आ रहा है। इसी तरह फिजिक्स टीचर, इसी तरह कोऑर्डिनेटर, इसी तरह अकाउंटेंट, इसी तरह एग्जामिनेशन ऑफिस, ये सारी की सारी क्या है, ट्रांजैक्शन फाइल है। इन सब का डेटा एक जगह कलेक्ट होकर शो हो रहा होता है, वो कौन होता है बेटे, एडमिन या प्रिंसिपल। उसको बेटे हम क्या कहते होते हैं, मास्टर फाइल कहते होते हैं। Done? जी सर। So you can see they say it store important data that does not change often, such as a person name, number, address. It stored in a order of a key field. यानी कि वो जी आज तक जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास वर्क कर चुके हुए हैं, कौन कौन सी डेट तक वर्क कर चुके हुए हैं, वो क्या क्या काम करते थे, वो सारा सारा डेटा कहाँ होगा, हमारी मास्टर फाइल में होगा। है ना? और जो भी करंटली वर्क कर रहे होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, ट्रांजैक्शन फाइल में। जैसे it's for data that require frequent changes, that could be weekly or daily changes, such as all worked, items sold today, number of visitors। ये सारे के सारे जब ट्रांजैक्शन फाइल कंप्लीट हो जाती है तो इस सारे को कॉपी करके तो कहाँ फेंक दिया जाता है बेटे, मास्टर फाइल में। जी सर। काफी है नहीं?